हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है बेसिक मैथ्स का एक नया टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हम लोग फिज़िक्स को कल्पना ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और किस तरीके से हमें इसे आगे पढ़ना होगा। इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से ये ओरिजिनेट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास हम लोग वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन आप लोग तक ज़रूर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। बट उससे पहले ये डिफरेंशिएट ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। फंक्शन हम लोग एफ एक्स है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे f रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को एंड x जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे हम इस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x। दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x। function is in terms of x। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे फंक्शन क्या होता है। और बट उससे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म के बारे में समझते हैं। कांस्टेंट टर्म होता क्या है बच्चों। कांस्टेंट एक ऐसा टर्म होगा जो कि वैल्यू को बार बार चेंज ना करे, जिसके अंदर एक फिक्स वैल्यू हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक क्वांटिटी whose value remains unchanged, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो बार बार। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं पाई, एक्सपोनेंशियल ई, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर, क्लियर। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि वैल्यू को बार बार चेंज कर सकती हो। वेरिएबल एक क्वांटिटी whose can take which can take different values is called variable। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे x इज अ वेरिएबल। क्लियर। वी कैन असाइन एनी वैल्यू टू x।
हम x को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट जैसे ही हम x को एक वैल्यू असाइन करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक y को एक नई वैल्यू मिलेगी। क्लियरली? तो यहाँ पे x वेरिएबल हो गया, यहाँ पे y भी वेरिएबल हो गया। तो ए वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड, ए वेरिएबल कैन बी represented by x, y and z etc. किसी एक सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएबल टर्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन ही डिस्क्राइब कर दिया। फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये y जो है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे x के ऊपर। तो सिमिलरली हम यहाँ पे एक फंक्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, जैसे कि यहाँ पे f(x) की जो वैल्यू आ रही थी वो x के ऊपर डिपेंडेंट हो रही थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फंक्शन की। कोई भी फंक्शन जो होगा ना वो दो वेरिएबल से मिलके बना होता है। एक क्वांटिटी y is called a function of a variable x, of a variable of x. It means यहाँ पे y is equal to fx। हमने एक फंक्शन डिफाइन करा, वो फंक्शन x के थ्रू डिफाइन हो रहा है, और वो जो fx की वैल्यू होगी वो y को असाइन हो जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक फंक्शन हो गया, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे x जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये जो y होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, उस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। यहाँ पे मैंने एक y एक्सिस ड्रॉ किया, ये x और ये y। यहाँ पे एक कर्व मैं ड्रॉ करता हूँ, ये कर्व कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इस कर्व में अगर हम बात करें, ये और ये आप देख पा रहे होंगे कि हर एक x के लिए एक सिंगल y की वैल्यू असाइन हो रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 की एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एक y की वैल्यू है, दिस इज y1। यहाँ पे ये y की एक दूसरी वैल्यू है, y2, और ये एक y की एक तीसरी वैल्यू है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक y के x के लिए एक नई वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें y1 मिला, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक y2 मिला और x3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक y3 मिला। तो हर एक y के लिए, हर एक x के लिए एक सिंगल वैल्यू असाइन हो रही है यहाँ पे
वाई को। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। अगर हम बात करें एक दूसरे एग्जाम्पल की जिसमें हम एक सिंगल एक्स के लिए वाई की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ऐसा हम देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन, ये हमें बता रहा है कि x की ये x1 वैल्यू है, इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास y2 और यहाँ पे y1 वैल्यू हमें मिल रही है। इसको मैं डैश के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वेट। क्लियर? y1 एंड y2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि x की एक सिंगल वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू असाइन हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक सिंगल x के लिए y की दो वैल्यू असाइन हो रखी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट चेंज के बारे में। हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों फाइनाइट चेंज। व्हाट इज फाइनाइट चेंज? फाइनाइट चेंज कहने का मतलब हम जिसको मेजर कर सकें, दिस इज डेल्टा एक्स। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, इफ अ चेंज in a quantity is comparable to its initial value, then change is said to be finite. यहाँ पे अगर हम बात करें, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, लेट्स सपोज दिस इज एन स्प्रिंग, ये हम लोग स्प्रिंग में मान लेता हूँ, ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की लेंथ जो है, नेचुरल लेंथ, वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? अगर मैं ये दिस इज़ द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, अब अगर हम बात करें इस स्प्रिंग के लेंथ को, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर, दिस इज द डेल्टा एल, ये लेंथ चेंज हुई स्प्रिंग की, तो आप देख पाएंगे ये भी 10 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, लगभग हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों के बीच में। क्लियर? तो यहाँ पे ये एक फाइनाइट चेंज हो गया। कैसा चेंज हो गया? फाइनाइट चेंज। तो नेचुरल लेंथ जो थी स्प्रिंग की,
10 सेंटीमीटर, और डेल्टा एल लेंथ जो आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों, 2 सेंटीमीटर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करा था। तो ये जो 2 सेंटीमीटर है, दिस 2 सेंटीमीटर इज फाइनाइट चेंज विद इनिशियल लेंथ। क्लियर। नाउ इनफाइनाइटेसिमल चेंज की हम बात करते हैं। इनफाइनाइटेसिमल चेंज मतलब कि वेरी स्मॉल चेंज की हम बात कर रहे हैं। इसको हम लोग डी एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेचुरल लेंथ एल सिंबल था, एल था, उसका डेल्टा एल सिंबल से रिप्रेजेंट किया हमने। ऐसे ही अगर हमारे पास एक्स एक लेंथ होती है और उसमें बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज की बात कर रहे होते हैं, डी एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फाइनाइट चेंज को हम डेल्टा एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनफाइनाइटेसिमल चेंज है, यहाँ पे वेरी स्मॉल चेंज की बात की जा रही है, वेरी स्मॉल चेंज की बात की जा रही है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो लेट्स सपोज y1 की वैल्यू है 100, ये 100, और y2 की वैल्यू है 99.999 क्लियर। तो अगर मैं y1 माइनस y2 की वैल्यू की बात करूँगा, दिस इज़ डेल्टा y, तो ये बहुत ही स्मॉल आ जाएगा, 0.00000-1 इस तरीके से आ रहा है। एंड दिस चेंज इज़ वेरी स्मॉल। ये जो चेंज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही स्मॉल है। This change is very small, is very small, hence delta y is replaceable to dx, ये सॉरी dy से रिप्लेस हो जाएगा। अगर यही चेंज x के अंदर होता, डेल्टा x इज रिप्लेसेबल टू dx फॉर स्मॉल चेंज। क्लियर। अगर यही चेंज डेल्टा z के अंदर होता तो उस सिनेरियो में डेल्टा z किस में रिप्लेस हो जाता, ये dz में रिप्लेस हो जाता। इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि अगर बहुत ही स्मॉल चेंज होता है तो डेल्टा जो है वो d से रिप्लेस हो जाता है। दिस रिप्रेजेंट्स द वेरी स्मॉल चेंज इन x, दिस इज रिप्रेजेंट्स द वेरी स्मॉल चेंज इन z, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द वेरी स्मॉल चेंज इन y। नाउ हम लोग स्लोप ऑफ कर्व को समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट टर्म धीरे धीरे हमारा बेस बनेगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। स्लोप ऑफ कर्व की बात करते हैं। स्लोप ऑफ अ कर्व, अगर हम बात करें स्लोप ऑफ कर्व की, तो दो तरीके के स्लोप क्रिएट किए जाते हैं किसी भी कर्व के लिए। एक होता है एवरेज स्लोप ऑफ कर्व, दिस इज एवरेज स्लोप ऑफ कर्व, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ कर्व, इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ कर्व। क्लियर। यहाँ पे ये जो एवरेज स्लोप जो डिफाइन होता है ये फॉर फाइनाइट चेंज के लिए डिफाइन होता है, फॉर फाइनाइट चेंज के लिए डिफाइन हो रहा होता है, या फिर वी कैन से फॉर टू डिफरेंट पॉइंट के बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, बिटवीन
टू डिफरेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट पॉइंट क्या होगा उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये x ये y, यहाँ पे अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, ये एक कर्व, इस कर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट को चूज करा, ये 2 पॉइंट चूज करा। एक पॉइंट हमारा ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। क्लियर? ये लाइन अगर मैं इन 2 पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करता हूँ, लेट सपोज ये 2 पॉइंट को मैंने, ये एक पॉइंट है ए, इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, और इन दोनों पॉइंट को मैंने एक लाइन से ज्वाइन करा, दिस इज द लाइन। क्लियर? अब मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये थीटा एंगल बन रहा होगा। लेट्स सपोज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द x1 एंड दिस रिप्रेजेंट्स द x2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिल रही होगी, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज y1 एंड दिस इज y2, and this distance is represented by y2 minus y1, this is equal to delta y। और ये वाला जो डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है x2 माइनस x1, दिस इज द डेल्टा x, दिस इज द डेल्टा x। क्लियर? अब अगर हम बात करें स्लोप की, slope in this curve, this is the tan theta, ये वाला tan theta हमें निकालना है। अगर हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है, दिस इज इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर बनेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर वाली साइड जो होगी वो हो जाएगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। दिस इज द एवरेज स्लोप ऑफ द कर्व, दिस इज द एवरेज स्लोप ऑफ द कर्व। क्लियर? यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमने बात करी एवरेज स्लोप ऑफ कर्व। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ कर्व की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्लोप फॉर वेरी इनफाइनेटेसिमल चेंज के लिए डिफाइन होता है, और फॉर अ सिंगल पॉइंट, फॉर अ वेरी वेरी क्लोज पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, फॉर वेरी वेरी क्लोज 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइन होता है। ये 2 पॉइंट इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं ताकि ये एक ही पॉइंट की तरीके से दिखाई दे। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अगर मैं x बनाऊँ और ये हमारे पास y, ये हमारे पास एक कर्व मैंने मान लिया, इस कर्व के अंदर ये एक पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट, ये इसमें हमने ये वाला जो पॉइंट है ये x1 है और ये y1,
वेट यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं हमें बहुत ही क्लोज मानने होंगे, तो मैं यहाँ पे ना मान के थोड़ा सा इधर मानता हूँ। ये 2 पॉइंट हम लोग चूज़ कर रहे हैं, ये x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y1 जो हमें मिल रहा है ये मिल रहा है यहाँ पे ये x1, ये x1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y1। अगर हम दूसरा पॉइंट चूज़ करें और इतना ज़्यादा क्लोज चूज़ करें, ये वाला जो दूसरा पॉइंट है वो x2 है, ये x2, और दूसरा जो पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो लगभग सेम ही वैल्यू आती है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे ये जो वैल्यू बन रही होगी, ये कौन सी वैल्यू बन रही होगी, y2, वेट y2, क्लियर। अगर आप देखें तो ये y2 और y1 में बहुत ही स्मॉल चेंज है, y2 और y1 में, तो इस स्मॉल से चेंज को हम लोग dy2 माइनस y1, दिस इज dy हम लोग कह सकते हैं, एंड x2 माइनस x1 को हम लोग dx रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसमें इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन होने वाले एक कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड, लेट्स सपोज दिस इज द कॉर्ड, ये कॉर्ड एक तरीके से टेंजेंट की तरीके से पास होएगी। हमें अगर इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्लोप, तो हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है, दिस इज tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा निकालूंगा तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई dx, ये हमें इंस्टेंटेनियस स्लोप बता रहा होगा। तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी ये dy बाई dx हो जाएगा, ये क्योंकि बहुत ही स्मॉल चेंज की बात हो रही है, तो dy बाई dx, क्लियर। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, फॉर एवरेज स्लोप find tan theta of chord for instantaneous slope, find tan theta of टेंजेंट का अगर हमें tan थीटा फाइंड आउट कर लेना है x एक्सिस के साथ, तो वो हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप बता रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन के साथ स्लोप वाली टर्म को भी डिस्कस करेंगे, और भी एप्लीकेशन वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन के। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कुछ भी टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके बाय, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।